Hello all my dear students, a precious good morning to all of you. This is Ajay Prakash Tiwari in front of you from Subrat Singh Children Academy, and I am today here with a new video of your chapter number 3. That will be the last video, and simply that is parturition and lactation. And as you know, parturition is a process of delivering the fully formed fetus that has just recently completed the gestation period, and the second one is lactation, is a process of production as well as release of the milk. So how parturition, how lactation taken place, we are going to discuss about all these two topics in very detail. So here we are starting with the topic number 1, that is what? Parturition, without wasting that time. So parturition is what? The process of, simply हम लिख सकते हैं process of delivery, या इसी को हम लिख सकते हैं process of expelling out of fully formed fetus from mother's uterus, or we can write body. Okay. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दिस इज व्हाट? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम में आप हाइपोथैलेमस का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, और उसके साथ साथ दूसरा हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और उसमें आप देखेंगे इन्वॉल्वमेंट पिट्यूटरी ग्लैंड का. तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व हो रही है, इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व हो रहा है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का, हाइपोथैलेमस पार्ट है नर्वस सिस्टम का. इस वजह से इसको क्या बताया गया? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. अब एक वेब चार्ट के माध्यम से हम पूरा आपको पार्चुरेशन का प्रोसेस बताते हैं. ध्यान दीजिएगा, पार्चुरेशन का जो प्रोसेस है ये तभी होगा जब जो फीटस मदर्स की उम्र में डेवलप कर रहा है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका होगा, मतलब उसने 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया होगा. सो हियर इन द स्टेप नंबर 1, parturition signal originates from fully developed fetus and placenta, known as fetal ejection factor. यानी अगर बच्चे ने जो कि डेवलप कर रहा था कहाँ, यूट्रस में, उसने 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड ओवर कर लिया, तो अब वो अगर बाहर आ जाना चाहता है तो वो सेल्फ इनिशिएटिव लेगा. मतलब जो फुल्ली फॉर्म फीटस था उसके साथ साथ जो प्लेसेंटा था, मैकेनिकल टिश्यूज यानी फिजियोलॉजिकल टिश्यूज जो थे, जो उसको नरिशमेंट के साथ साथ और बाकी एक्टिविटी में हेल्प कर रहा था, दोनों ने मिलके एक फीटल इजेक्शन फैक्टर रिलीज़ किया. और ये फीटल इजेक्शन फैक्टर क्या करेगा? स्टिमुलेट posterior pituitary to release ऑक्सीटोसिन. यानी जो फुल्ली फॉर्म फिटस था उसने सिग्नल को ओरिजिनेट किया, उस सिग्नल की वजह से जो posterior pituitary वो एक्टिवेट हुई और क्या रिलीज किया? ऑक्सीटोसिन. और इसके इन्फ्लुएंस के कारण क्या होगा? माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. अब जब माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, सो मोर ऑक्सीटोसिन विल बी रिलीज्ड, एंड इफ मोर ऑक्सीटोसिन विल बी रिलीज, तो फिर क्या होगा बेटा? वहाँ पे बिगोरस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, and that vigorous uterine contraction is known as labor pain. अब जब ये लेबर पेन होगा तो ठीक उसी समय यहाँ पे आप देखेंगे सर्विक्स गॉट डायलेटेड ड्यू टू रिलैक्सिन हार्मोन. यानी ये रिलैक्सिन हार्मोन बेटा ध्यान दीजिएगा कॉर्पस ल्यूटियम भी सिक्रीट करता है, और उसके साथ साथ
जो प्लासेंटा है वहाँ डेसिडुआ पार्ट जो है वहाँ से भी ये कौन रिलैक्सिन सिक्रेट किया जाता है। तो जो आपका रिलैक्सिन है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रेट किया जाने वाला, ये ब्लड में बेटा फ्लो करता है। लेकिन अगर हम देखें जो प्लासेंटा यानी डेसिडुआ पोर्शन से रिलीज़ किया जाने वाला रिलैक्सिन है वो ब्लड में सर्कुलेट नहीं करता है। तो रिलैक्सिन कॉर्पस ल्यूटियम के साथ साथ डेसिडुआ या हम कह सकते हैं प्लासेंटा के द्वारा भी रिलीज़ किया जाएगा, जिसका काम है सर्विक्स को डायलेट कर देना, मतलब चौड़ा कर देना। और उसके बाद क्या हो जाता है, फीटस एक्सपेल्स आउट। और जब फीटस बाहर आ जाता है तो कुछ समय बाद प्लासेंटा भी क्या हो जाता है, कम्स आउट। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है, केवल इतना जानना है कि पार्चुरेशन एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा बेबी को डिलीवर किया जाता है। यानी पार्चुरेशन के द्वारा ही जो फुल्ली फॉर्म फीटस था मदर्स के यूट्रस में डेवलप कर रहा था वो बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद चूंकि अंदर अब कोई अगला फीटस नहीं है, इस वजह से जो मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल सपोर्ट था प्लासेंटा के रूप में वो भी बाहर आ जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें ये जो मैकेनिज्म है ओरिजिनेट की गई थी किसके द्वारा, खुद फीटस और प्लासेंटा के द्वारा। एंड द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन वॉज सिंपली ओरिजिनेटेड बाय द fetus and placenta, and that signal was initially known as fetal ejection factor, मतलब fetus को बाहर करने का फैक्टर। एंड दिस fetal ejection factor जब जाएगा ब्लड में जाने के साथ पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ये फिर एक्टिवेट करेगा और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करेगी। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑक्सीटोसिन हार्मोन देयर विल बी माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और जब माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो फिर से स्टिमुलेट पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि अब आप और ऑक्सीटोसिन निकालिए। और जब ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा ऑक्सीटोसिन का तो विगोरस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे कॉन्ट्रैक्ट करेगी यूट्रस बार बार, और उसी वजह से फिर एक अगला हार्मोन जो रिलैक्सिन था उसने सर्विक्स को डायलेट करके एक पाथवे रेडी कर दिया है फीटस को बाहर आने का, और इसी बर्थ हार्मोन की वजह से फिर जो फीटस यूट्रस में था वो बाहर आ गया। इसके बाहर आने के साथ साथ बाकी जो अदर टिश्यूज थे जो कि प्लासेंटा वगैरह वो भी बाहर आ गए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्चुरेशन प्रोसेस। अब इस पार्चुरेशन प्रोसेस को अगर हम देखें तो वी कैन कैटेगराइज इज इनटू 3 कैटेगरीज। अब वो कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हो सकती हैं, अब इसको मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद फिर आपको यहाँ से बताता हूँ। ओके देन स्टूडेंट्स, तो अगर हम पार्चुरेशन को देखें बहुत डिटेल में एक बार फिर से, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टोटल 3 स्टेप्स हो सकते हैं। हाउ मैनी स्टेप्स, 3 स्टेप्स। स्टेप 1 जिसमें हम देखेंगे डायलेशन ऑफ सर्विक्स, डायलेशन ऑफ सर्विक्स ये कौन कराएगा, रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन किसके द्वारा रिलीज किया गया है, प्लासेंटा, और उसमें किस पोर्शन के द्वारा, डेसिडुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि रिलैक्सिन कौन, कॉर्पस ल्यूटियम भी रिलीज करता है। देन इन द सेकेंड स्टेप देयर विल बी एक्सपल्सन, एंड दिस एक्सपल्सन विल बी कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ द ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन बेटा कहाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी मत लिखिएगा। सो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। इसमें क्या होता है, बिगोरस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, बिगोरस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, लेबर पेन। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जब बार बार यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थी कौन, एमनियन, वो क्या हो जाती है, रप्चर। और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड ये क्या होता है, बाहर आ जाता है, कम्स आउट। और अल्टीमेटली ये लुब्रिकेंट का भी काम कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, एट द सेम टाइम ऑफ द एक्सपल्सन जो लंग्स होते हैं किसके, बेबी के, वो भी एक्सपैंड करते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड भी क्या होता है, बाहर आ रहा होता है। तो कुछ समय या कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये अगर बेबी के पास चला गया, अंदर चला गया, तो उस कंडीशन में दिक्कत हो सकती है। तो ये एक क्या है, चिंता वाली बात है। एक है डायलेशन ऑफ सर्विक्स, दूसरा एक्सपल्सन, और तीसरे स्टेप में अगर हम देखेंगे आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ ये होता है लॉस ऑफ ब्लड। और इस ब्लड में आपको मालूम है प्लासेंटा और या हम कह सकते हैं अदर डैमेज टिश्यूज होते हैं। तो ये ओवरऑल एक मैकेनिज्म हुई पार्चुरेशन की। अब यहाँ से हम देखते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है, दिस इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन and release of
मिल्क। ठीक है, लैक्टेशन क्या है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मिल्क। कैसे? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी mammary gland of females got differentiated and start producing milk due to prolactin hormone। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या कराता है? मिल्क को प्रोड्यूस कराने का काम करता है। तो जब प्रेगनेंसी होती है उसी समय मेमरी ग्लैंड जो है वो डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती है, और डिफरेंशिएट होना जब स्टार्ट कर गई है तो डिलीवरी के बाद चूंकि ये डिफरेंशिएट हो चुकी है और उस समय प्रोलैक्टिन हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ा। और प्रोलैक्टिन हार्मोन का कंसंट्रेशन क्यों बढ़ा? क्योंकि उस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन कम है। सो लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एक्ट एज स्टिमुलस फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द प्रोलैक्टिन हार्मोन ड्यू टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और अगर हम दूसरा हार्मोन देखें, एंड एस्ट्रोजन which act as stimulus for pituitary gland to release prolactin हार्मोन। यानी ध्यान दीजिए कि लैक्टेशन क्या है? लैक्टेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा मिल्क का प्रोडक्शन और उसका सिक्रीशन होता है। ये मिल्क का प्रोडक्शन कौन कराता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। मिल्क का सिक्रीशन मतलब इजेकुलेशन, इजेक्शन जिसे आप बोलते हैं, बाहर आना, वो कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन इज डुअल पर्पज हार्मोन। द पर्पज नंबर 1 दिस इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन एंड द पर्पज नंबर 2 दिस इज ऑल्सो नोन एज मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मतलब मिल्क को बाहर कराने का। आपने देखा होगा नाउअडेज देयर आर सर्टेन इंजेक्शंस दोज आर गिवन टू द कैटल्स टू जस्ट टेकन आउट द मिल्क। यानी सीधी सी बात है, इंजेक्शन लगाओ और इंजेक्शन लगाने के बाद नीचे बाल्टी रख के जो भी आपको चाहिए मिल्क जितना भी होगा उस काऊ वो फैलोज के पास वो क्या हो जाएगा? उस बाल्टी में आपके आ जाएगा, आपको कोई भी एफर्ट करना ही नहीं है। सो ऑक्सीटोसिन डुअल पर्पज हार्मोन बर्थ के साथ साथ मिल्क को इजेक्ट करा रहा है और मिल्क को बनवा कौन रहा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। सो दिस लैक्टेशन प्रोसेस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 phases. One, the secretory phase in which there will be secretion of the milk, and the second one is ejaculatory phase where there will be ejection of the milk. So इसको मैं इरेज करके आपको दोनों फेजेज को फिर से बताता हूँ। ओके देन स्टूडेंट्स, यहाँ से हम फटाफट देखते हैं कि लैक्टेशन में हमारे पास कितने फेजेज हैं। सो देयर आर 2 phases इन द लैक्टेशन। फर्स्ट वन इज सिक्रीशन। और बेटा जैसे मैंने आपको बताया इस सिक्रीशन में क्या होगा? एपिथेलियल cells of alveoli of mammary gland, यानी ऑब्वियसली मेमरी ग्लैंड ही क्या बनाने वाली है? मिल्क बनाने वाली है। तो मेमरी ग्लैंड में कहाँ बनेगा मिल्क? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में कौन बनाएगा? एपिथेलियल सेल्स बनाएंगे। लेकिन कब बनाएंगी? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन बता चुका हूं आपको, और यह भी आपको बता चुका हूं दिस प्रोलैक्टिन हार्मोन विल बी रिलीज व्हेन देयर विल बी वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्योंकि आपको मालूम है प्रेगनेंसी हो चुकी है तो किसी फॉलिकुलर सेल्स की ग्रोथ नहीं होनी है या एंडोमेट्रियल लाइनिंग को रिपेयर नहीं होना है, तो उस कंडीशन में ना तो प्रोजेस्टेरॉन और ना ही कौन आपका एस्ट्रोजन रिलीज किया जाना है। और इस वजह से अब सीधी सी बात है मिल्क को प्रोड्यूस कराना है। तो जैसे ही इनका कंसंट्रेशन लो हुआ उस कंडीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड ने तुरंत प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज कराया। उसको पता चल गया कि डिलीवरी हो चुकी है या एंड ऑफ द हम कह सकते हैं डिलीवरी होने वाली है। तो उस प्रोसेस में तुरंत पिट्यूटरी ग्लैंड ने कहा प्रोलैक्टिन से कि जाओ और मिल्क बनवाओ किससे? एपिथेलियल सेल्स से।
दूसरा अगर हम देखें बेटा, ये तो हुआ सिक्रीशन, इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क, तो हमने सिक्रीट भी करा लिया और इजेक्शन भी कराना है। ये किसके द्वारा? बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? contractions in the muscles, contraction in the muscles around mammary gland, around mammary gland। और जब मेमोरी ग्लैंड की आसपास की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस कंडीशन में जो एल्वियोलाई में मिल्क भरा हुआ था वो बाहर की तरफ एम्पुला और फिर निपल से होता हुआ बाहर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दिस इजेक्शन ऑफ मिल्क स्टिमुलेटेड बाय, इजेक्शन ऑफ मिल्क स्टिमुलेटेड बाय, आपने देखा होगा पहला सक्लिंग, क्या होता है बेटा? सक्लिंग ऑफ निपल, यानी अगर जो बेबी है वो सक कर रहा है, मिल्क को खींचने का प्रयास कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये आपकी कॉर्न मेमोरी ग्लैंड तुरंत रिलीज करना स्टार्ट करेंगे, किसको? मिल्क को। तो सक्लिंग ऑफ द मिल्क भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका इंजेक्शन ऑफ मिल्क है ये भी न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, मतलब आपके एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो सक्लिंग ऑफ द निपल इज ऑल्सो अ फैक्टर और स्टिमुलस फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क। दूसरा होता है बेटा इमोशन, इमोशन। अगर जो भी इन्फेंट है वो अगर रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो उस कंडीशन में एक इमोशन आता है कहाँ? उस मदर के पास, और फिर उस इमोशन की वजह से भी मिल्क इजेक्ट होना स्टार्ट हो सकता है। तो ये तो कुछ मैकेनिज्म हमने आपको बताई। दूसरा यहाँ पे आपको एक नोट लगाना जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मिल्क इज सिक्रेटेड आफ्टर डिलीवरी, द मिल्क इज सिक्रेटेड आफ्टर parturition we can write, or delivery is known as, इसको आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, कोलोस्ट्रम, is known as कोलोस्ट्रम, rich in antibody, rich in antibody, IgA होती है वहाँ पे, and provide passive immunity, and provide passive इम्यूनिटी। ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि डिलीवरी के जस्ट बाद जो मिल्क सेक्रेट हो रहा है स्लाइटली पेल येलो कलर का, दैट इज कोलेस्ट्रम, एंड दैट इज रिच इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एंटीबॉडी, एंड दैट एंटीबॉडी प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी। इट मीन्स दैट प्रोटेक्ट from various disease causing microbes, and it is also very essential for the good health and growth of the fetus. So this was all about the lactation, and as you know these were the two last topic, those were given in your NCERT। बेटा रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर आपके सिलेबस में है नहीं, इस वजह से हम उस पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब हम लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। पहला क्वेश्चन जो बनता है बेटा वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बनता है, एंड हाउ। यहाँ पे आपको डायग्राम दे देगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और लेवल करने के लिए देगा, ABCDEFG जो भी है उसको आप लेवल करें। तो यहाँ से आपको लेवलिंग, एंड लेवलिंग के साथ साथ आप देखेंगे TS ऑफ टेस्टिस। These two are most important question from मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड इसके साथ साथ आपने देखा होगा जो हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उसमें आपने देखा सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ साथ सेमाइनल वेसाइकल और कॉर्पस ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड, इनके रोल पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में आपने देखा होगा कि जो TS था, TS ऑफ पीनस, इसमें कौन कौन से टिश्यूज होते हैं हमने आपको बताया था, कार्पोरा, कैबरनोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अगर हम बात करें अगला टॉपिक जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बेटा जो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो लेवलिंग का ही है। तो वो आपको दे देगा डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कहेगा इसको लेवल करिए। नेक्स्ट है TS ऑफ ओवरी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। TS ऑफ टेस्टिस और TS ऑफ ओवरी ये दोनों क्या हैं, आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस के भी पार्ट हैं। तो TS ऑफ टेस्टिस और TS ऑफ ओवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऑब्वियसली एक तो आपको मिलना ही मिलना है। तो TS ऑफ टेस्टिस, TS ऑफ ओवरी, यहाँ से अगर हम देखें फीमेल्स में कुछ इसके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे यूट्रस, यूट्रस में कभी कभी पूछ लिया जाता है
आप बताएं पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम का रोल। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला लेवलिंग, दूसरा टीएस ऑफ ओवरी, तीसरा क्वेश्चन आपका यूट्रस से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल्सो मच सिग्निफिकेंट। लास्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। सो एक्सटर्नल जेनेटेलिया जैसे मैंने बताया था पीनस, उसी तरह से यहाँ पे भी आप अलग अलग देखेंगे, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनरा, एज वेल एज वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट वल्बा। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया से, इधर से आपको दे देगा मेल का पार्ट, इधर फीमेल का, कहेगा इन दोनों में होमोलॉगस कौन है, मतलब फंक्शन में समान कौन है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे इधर टेस्टिस अगर दे दिया तो इधर आपको ओवरी है, इधर आपको स्पर्म दे दिया तो इधर ओवम है। एक लास्ट में बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम और यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ये भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट में अगर हम अगला टॉपिक देखें गैमेटोजेनेसिस का, तो बेटा गैमेटोजेनेसिस सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें, जहाँ इधर मैंने बताया अगर ये 10 बार आता है तो ये 20 बार आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इनमें से गैमेटोजेनेसिस में से बहुत स्पर्मेटोजेनेसिस और इसका हार्मोनल कंट्रोल, oogenesis और इसका हार्मोनल कंट्रोल, इसमें से एक डेफिनेटली मिलेगा, आप लिख के ले लीजिए। और स्पर्मेटोजेनेसिस इसका हार्मोनल कंट्रोल आपने देख लिया, oogenesis इसका हार्मोनल कंट्रोल देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी इसी में देख लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो 4 क्वेश्चन तो ऐसे बने। लास्ट में कंपैरिजन पूछा जा सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या अंतर है। फर्टिलाइजेशन से बेटा अभी तक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन में पॉलीस्पर्मी कैसे प्रिवेंट की जाती है। तो मैंने 2 मैकेनिज्म बताए हैं आपको, स्लो और फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। हाँ, ओवम के लेयर्स का सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कोरोना रेडिएटा, उसके बाद जोना पेलोसिडा और फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन पे एक्शन होता है किसके, जो एंजाइम्स हैं एक्रोसोम पोर्शन ऑफ स्पर्म के। तो फर्टिलाइजेशन ये हो गया। फिर अगर हम देखें प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन प्लासेंटा से हर बार पूछा गया है। सो व्हाट इज प्लासेंटा, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लासेंटा, तो आपको मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। तो प्लासेंटा और इसका रोल यानी फंक्शन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट में अगर हम देखें आज का टॉपिक, तो पार्ट्यूशन और लैक्टेशन से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल और छोटा सा टॉपिक है जो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो ये थे कुछ मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स इस पूरे चैप्टर की समरी, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरीज और एनी सजेशन यू कैन लीव इन योर कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, subscribe the channel and share with your friends. So that is all about for today. Have a good day ahead. Keep smiling.